मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम उपस्थित हैं नोएडा में, जहां पे हम राघवेंद्र दुबे जी से मिलने आए हैं। राघवेंद्र दुबे जी सपा के बहुत अच्छे नेता भी हैं और साथ में बहुत प्रबल प्रवक्ता हैं। ये आए दिन नेशनल टीवी, डिबेट, बहुत सारे चैनलों पे अपनी बात अपने नेताजी और अपने पार्टी की रखते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा राघवेंद्र दुबे जी से जानते हैं। तो दुबे जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ऐसा देख पा रहा हूँ आजकल हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में खासकर जो सरकार है वो एक दूसरे को आरोप प्रति आरोप और पहले तो संसद में सिर्फ नेताजी आपस में प्रति आरोप और आरोप खेल रहे थे। इस टाइम तो हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इसी कार्य को दोहरा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? एक मुझे लगता है कि जब कोई किसी सरकार का मुखिया या उसका सहयोगी जब कोई काम नहीं कर पाते हैं, जब वो उसमें विफल हो जाते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो वो इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते रहते हैं। कभी कभी देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वैसे कहने को तो संत हैं, संत की भाषा बहुत मर्यादित होना चाहिए और ऊपर से मुख्यमंत्री हैं, एक दायित्व बहुत बड़ा है, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन वो उनकी भाषा कैसे होती है? भाषा होती है, कभी बबुआ बोलते हैं, बबुआ बुआ बोलते हैं, कभी बोलेंगे लाल टोपी काले कारनामे। तो हमने भी कह दिया काली टोपी काले कारनामे। तो जवाब तो मिलेगा ही, क्योंकि ये राजनीति, आप राजनीति में बच के नहीं जा सकते। आपकी भाषा शैली, आपकी मर्यादा, आपकी गंभीरता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी में ही तो थे, प्रधानमंत्री रहे, उनको लोग सभी विपक्ष के लोग क्यों सम्मान करते थे? उसका कारण था कि वो बड़ा सोच समझ के बोलते थे और विपक्ष को भी पूरा सम्मान देते थे, इसलिए उनको सम्मान मिलता है। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर आप किसी के प्रति गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप आशा न करेंगे वो अच्छी भाषा में जवाब देगा, उसी भाषा में आपको भी जवाब मिलेगा। जैसे उन्होंने लाल रंग को जिस तरीके से एक नए रूप में दिखाने का काम किया। लाल तो सौभाग्य का, अखिलेश जी ने बोला भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि लाल रंग जो सौभाग्य का होता है, लाल रंग का तो प्रयोग सब जगह होता है, चाहे दुर्गा जी की पूजा हो या और कहीं हो, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन काले रंग को कौन सा प्रतीक माना जाता है बताइए? अगर उन्हीं की क्रिया पर प्रतिक्रिया कर दे तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि काले रंग को तो गलत उसमें लिया जाता है कि काला रंग काले कारनामे। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। उनको सबसे पहले जो हमारी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई, आज ही का बता रहा हूँ, लखनऊ में जिस तरीके से 5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, वहीं पास में। योगी जी तो कहते हैं ना अपने भाषणों में, वो कहते हैं कि अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यमराज छुट्टी पर है क्या? अगर वो छुट्टी पर हैं तो फिर सरकार भी छुट्टी पर है क्या? क्यों नहीं हो रहा? क्यों खौफ नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, पहले ही कहा था 5, अब दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है। पहले ही कार्यकाल में उन्होंने बोला था कि यहाँ सर जो गुंडा हैं, वो बदमाश हैं, वो उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ जाएँ। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो आगरा में हुआ हो, चाहे एटा में हुआ हो या और जगह हुआ हो? देखो लगातार इस तरीके से इसमें दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। बदमाश कहीं ना कहीं अगर हम देखें, और जैसा कि हम पब्लिक सर्वे में भी सुनते आए हैं, देखते आए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के आने से क्राइम रेट घटा है। आपके हिसाब से क्राइम रेट बढ़ा है, इस पे आप क्या कहेंगे? भाजपा के हिसाब यहाँ नहीं चलता है। देखिए, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। बताते हैं एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी का आंकड़ा तो गृह मंत्रालय का, उनका ही है, गृह मंत्रालय हमारा तो है ही नहीं। तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, मानवाधिकार हनन में नंबर 1 है। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हैं। अपहरण में नंबर 1 है। तो ये लूट, हत्या, डकैती लगातार हो रही हैं। तो इस तरीके की अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित नहीं करना, आप भाषण कुछ भी दे के चले जाएं, भाषण से नहीं होता है कि भाषण पर कोई राशन तो लगता नहीं है। आप कुछ भी बोले, बैलोस बोले और चले गए। आप रोज डेली देखिए, आप अखबार उठाइए कि रोज़ डेली उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, हत्याएँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं कि वो इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं? तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसके लिए?
सरकार क्या है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है कि जहां उन्हें लगता है कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, तो जा कर के बुलडोजर चला दो। अभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि आप ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत था। आप एनकाउंटर हो रहे हैं, बहुत सारे फेक एनकाउंटर हुए। अभी भी मंगेश यादव का मामला उठा था, दूसरा एक और एनकाउंटर कर दिया गया। मैं उसको भी ठीक नहीं मानता, इसलिए कि कानून का राज है कि नहीं है। न्यायालय किस लिए बनाए हैं? न्यायालय पे भी क्या बुलडोजर चला देंगे आप? न्यायालय इसीलिए है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर वो दोषी है निश्चित रूप से उसको सज़ा मिले। अभी नोएडा में आप बैठे हैं, परथला में एक जिम ट्रेनर था, एक लड़का जितेंद्र यादव, उसको पुलिस ने गोली मार दी, फेक एनकाउंटर हुआ था, वो अपाहिज है, आज भी है। फेक मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, परथला है यहीं पर। तो इस तरीका का किसी भी तरीके का मैं चाहता हूँ कि कहते हैं नहीं कि 100 अपराधी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को कोई सज़ा नहीं मिले, ये कानून कहता है। इसलिए इसको जांच परख करके कि वो दोषी है, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। भारतीय संहिता तो इस बात को कहती है, जो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही उस पर एक फैसला सुना दिया कि बुलडोजर कानून जो है वो बैन हो जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले हम लोग कहते आए कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। कि आपने किसी का मकान अगर मान लो उस पर कोई हुआ, उन्होंने कहा कि अवैध जगह पर बना हुआ था, क्या आपको उसी दिन पता लगा? किसी मामले में आया क्या उस दिन पता लग गया? या फिर पूरी कॉलोनी जहाँ बनी हुई है वो पूरी सब ठीक है और उसी का एक घर किसी का गिरा दिया, तो ये ज़बरदस्ती गिराना है, इसका मतलब आप कानून को नहीं मान रहे हैं। वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा, उसको फैसला करेगा क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर वो सही है तो वो आदेश देगा कि इसको गिरा दिया जाए, और अगर वो गलत होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार फैसला कर ले और सरकार अगर कोई राजनीतिक विद्वेषवश किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी तो वो निश्चित रूप से गलत होगी, क्योंकि न्यायालय इसीलिए बैठे हैं, न्यायालय न्यायाधीश इसीलिए हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, तो हरियाणा चुनाव से पहले ही केजरीवाल जी का जो अभी जमानत पे आए हैं वो, उसे लेके बहुत सारी बातें सुनने को मिल ही रही हैं। और हरियाणा चुनाव में आपके सरकार की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है, हम भी उनके एक सहयोगी की भूमिका में हैं। हालांकि हम भी वहाँ से इसको सीट मांग रहे थे, लेकिन फिर लगा कि सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और बीजेपी का सफाया इसलिए हो रहा है कि 63 लोग बीजेपी के, हरियाणा के जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, वो पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं। क्योंकि ये होता है कि जब किसी नाव में छेद हो जाए ना, तो उससे जो भी उसके सवार होते हैं ना, वो भागने की कोशिश करते हैं। वही हाल भगदड़ मची हुई है बीजेपी के हरियाणा में, और बीजेपी निश्चित रूप से वहाँ हारने जा रही है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस वहाँ पर या उसके जो सहयोगी हैं 60 सीट कम से कम उनकी 60+ सीट आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी विनेश फोगाट जो थी वो यहीं पर, जो पहलवान बेटियां थीं यही दिल्ली के अंदर लड़ रही थीं, और यही बीजेपी की सरकार जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यौनाचार के खिलाफ जब ये लड़ रही थी, तो इसी दिल्ली में बीजेपी ने कोई उस पर ब्रजभूषण पे कोई एक्शन नहीं लिया। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, बड़े मुश्किल से हुई, वो भी नहीं हुआ। पुलिस ने उनके टेंट उखाड़े जहाँ वो प्रदर्शन कर रही थी, उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया। तो ये हरियाणा ने देखा है, तो अब जवाब देने का समय आ गया है कि हाँ, उनको अब समय आ गया है, जवाब देना चाहिए। और दूसरा, जब हरियाणा के किसान दिल्ली में अपने न्याय के लिए आए, तो इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कांटे कील बिछाने का काम किया, कंक्रीट की दीवारें लगाने का काम किया। जब इस तरीके से कोई सरकार करती है, किसान आप किस मुँह से आप जाएंगे वहाँ वोट मांगेंगे? जो हरियाणा का युवा जो लगातार सेना में ज़्यादातर जाते, खेल में बहुत आगे है हरियाणा, और इसी तरीके से सेना में भी हरियाणा के जो युवा हैं वो जाते हैं। आपने स्कीम युवाओं के लिए ख़त्म करके अग्निवीर में उनको परिवर्तित कर दिया। अब आप अग्निवीर उनको देने जा रहे हैं जहाँ 4 साल का केवल कार्यकाल होता है, आप बेरोजगार करने जा रहे हैं। तो हरियाणा का युवा से लेकर के हरियाणा का हर व्यक्ति इस चुनाव में बीजेपी को
पटकनी देने जा रहा है और ये केवल झूठ परोसने का काम करते हैं। अभी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हुड्डा का जब समय था तो पर्ची और खर्ची का वो चलता था कि पर्ची दो और नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम क्या कर रहे थे? क्या भजन कीर्तन कर रहे थे? भाई सरकार थी, अगर किसी ने गड़बड़ किया था, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी आपने सुना होगा कि जमीन घोटाला हुआ, जमीन ले ली। अरे 10 साल से सरकार थी, कर क्या रहे थे? इसका मतलब जो आप आरोप लगा रहे थे वो पूरे गलत थे और जनता ने उसको देख लिया है। अब निश्चित रूप से इनका सफाया वहाँ पर हरियाणा में बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इनका बहुत भंडाफोड़ हो गया। जितने इन्होंने वादे किए थे, केंद्र सरकार का भी आप देख लें, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, लेकिन 10 साल में कितनी मिली? सरकार ने लोकसभा में बताया 7,22,000 केवल। मिलने कितनी चाहिए थे? 20 करोड़ नौकरी। मतलब झूठ बोला। आप बताइए कि कहीं आपने देखा हो स्मार्ट सिटी? बहुत सारी स्मार्ट सिटी का नाम हुआ था, सांसदों ने गोदगांव लिए थे, वो कहाँ हैं? पता है कि उनका क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं। बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुने की बात हुई, वो कुछ नहीं हुआ। किसानों ने उल्टे 3 कानून उन पर थोप दिए थे, 700 से ज़्यादा किसान और वहाँ पर शहीद हो गए। तो ये सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब रही, केवल झूठ के बलबूते और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के सहारे अपनी नैया पार करने जाती। लेकिन अब लोग समझ गए, 400 पार का नारा था, 240 पर सिमट कर रह गए। आगे वो भी खत्म हो जाएगा। अभी यूपी का चुनाव 2027 में आने वाला है। अभी लोकसभा में हमारी यहाँ पर 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी जब शासन और सत्ता ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी कई बेईमानी हुई उसके बाद। और अगर यही अभी अब 2027 में विधानसभा में जब हम जाएंगे तो अभी हमने इनको हाफ किया है और विधानसभा में इनको साफ कर देंगे, ये बात पक्की है। तो मतलब अभी हाफ, आगे साफ। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए।